किसी ने मेरे को बोला, एक दिन की बात बताऊं मैं, अंसार बरनी साहब मिलने आए हुए और एक रिश्तेदार मेरे घर में बैठे। वो बोले, मैंने ढंग से साड़ी लगाई ताकि उनको ये ना लगे, अपना परिधान भारतीय मैंने पहना कि ये ना लगे कि वो किसी गवार महिला के सामने बैठे, पहली बार मिलने आए। किसी आदमी ने बोला कि या बहू लिपस्टिक ला के तैयार हो के न और देखिए कदे ना होटल में ही रह जा। मेरे को इतना पता है कि मैं 2 कदम चली थी, मैं वापस आई और मैंने उसको एक ही बात बोली थी कि अंकल जी, अगर अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए मुझे किसी के साथ सोना पड़े, आपको लगता है कि मैं नहीं सोऊंगी? 100%, बशर्ते कि फिर वो इंसान धोखा ना करे। ठीक है आप? और अब अपना मुंह बंद रखिए। उस दिन जब मैं किसी 5 स्टार होटल में ठहरी थी, अंसार बरनी साहिब, वो एक बहुत प्यारा इंसान है, गजब का बंदा। उसके अंदर वो तहजीब देखी मैंने जो मैं अपने हुक्मरान के लिए उम्मीद करती। उसने मुझे बड़ा पुचकारा, चंदा और बैठो तुम। मैं सुन, मुझे यही नहीं लग रहा था कि, मुझे पता चला था कि वो इंटरनेशनली कोई नॉन पर्सनैलिटी है और बड़ा मंत्री भी रहा है वो, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत नवाइज करी और वो पहली बार था कि मैं और मधु, हम दोनों ही थी। मैं उस आदमी के पैर पकड़ के खूब ही रोई थी। मतलब वो 8 महीने का मलाल शायद मैंने सब बता दिया, सब गया। पूछा नहीं उन्होंने मुझसे कुछ। वो अपने वो बोल रहे थे कि ये पाप लगेगा, मुझे पाप लगेगा, अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो मुझे अपने पैरों से दूर हटा रहे थे और मेरा मन कर, मुझे ऐसे लग रहा था कि दिस इज़ माई लास्ट होप। और अगर ये होप चली गई तो भाई फिर कुछ लौट के नहीं आएगा, संपा कुछ भी नहीं लौट के आएगा। फिर तो सफ़ेद साड़ी पहन लेना और ख़त्म कर देना सब कुछ, मुझे ऐसे लग रहा। और उस वक्त आप सोचिए कि मेरे अंदर कितनी बेचैनी होगी, कितनी बेचैनी, कि या तो मरना था या जीना था, मुझे ऐसा लग रहा था। 11 महीने बाद रविंदर लौट आए, लेकिन उससे पहले एक कैरेक्टर छूट गया हमारी कहानी का। एक कैरेक्टर जिसके लिए संपा कहते हैं राहुल गांधी की हत्या कर दूंगी, मैं मार दूंगी राहुल गांधी को। और वो राहुल गांधी मिलते ही नहीं हैं। और फिर राहुल गांधी के यहाँ पर किसी कोई मैसेज आता है, संपा की ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा बन जाता है। हाँ, समझने में मुझे वक्त लगा, मैं सच कह रही हूँ। उस वक्त अंसार बरनी साहिब हमसे मिलने आए थे और वो मिल कर के चले गए थे इस एश्योरेंस के साथ कि भाई मैं पाकिस्तान में ऐसा नहीं होने दूंगा कि भाई हम केवल इनको पाकिस्तानियों के लिए काम करें और हम इंसानियत को इतना नहीं मरने देंगे। तो वो चले गए। फिर मेरा सिलसिला फिर से शुरू हो गया कि भाई अब किसको, अब मैं ज़्यादातर मंत्रियों से मिल चुकी थी, प्रधानमंत्री से मिल चुकी थी। फिर मैं ट्राई कर रही थी कि उस टाइम पे प्रतिभा पाटिल जी हुआ करती थी कि मैं किसी तरह, हाँ, प्रतिभा पाटिल जी से मिलूं। लेकिन वो राष्ट्रपति भवन उधर मेरे को लग रहा था कि मैं अगर 1000 दिन भी बैठी रहूं। हाँ, उसने दिया कि नहीं? उसने ना, नहीं, मैं कई बार तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं उनके बंगलों के बाहर ही बैठ के आ जाती थी, ऐसे ही उनके बंगले देखते हुए और ये देखते हुए कि यार इतने बड़े बड़े महल में रहते हैं ये लोग, उनके दिल छोटे छोटे से हैं। मतलब इतना सब, मतलब पा करके तो इंसान पता नहीं कितना जेनरस और कितनी सज्जनता, महानता, फलदार वृक्ष झुकता है, ये होता है, वो होता है। मुझे तो किताबें पढ़ती रहती हो आप, जिंदगी की नहीं पढ़ी? जी, हमने प्रैक्टिकल वाला नहीं पढ़ा पोर्शन, हमने पढ़ा जो बेसिकली असली भारतीय संस्कृति थी, क्योंकि पिताजी संस्कृत के प्रोफेसर थे। कहानी में भी महर्षि राहुल को मारने की क्या जरूरत थी? ना, वो इसलिए क्योंकि पता है सरकार में बहुत लोग बैठे होते हैं। राहुल गांधी भी किसी का बेटा था, तो कई बार मुझे ऐसे लगता है कि पुत्र के निर्णय, माँ के निर्णय सब अलग अलग होते हैं, सोच अलग अलग होती है। पर कांग्रेस सरकार थी तो उसमें प्रधानमंत्री चाहे कोई भी रहे, सबको लगता था कि सरकार तो या तो मैडम गांधी चलाती हैं या राहुल जी चलाते हैं।
तो अब तब तक तो दिमाग में नहीं आया, फिर लगा कि अब आप सबसे बड़े सुप्रीम चीज़ को ढूंढ रहे हो जो शायद यूं चुटकी बजाएगा और आपकी पीड़ा सब खत्म हो जाएगा। तो मैंने अपना झोला टांग के अप्रैल के लास्ट वीक में चालू कर दिया उनके घर जाना। अपना कई बार बाहर बैठ के भी, पहले तो कुछ दिन हिम्मत ही जुटाने में कि दफ्तर में घुसने की हिम्मत जुटाने में, वो पेड़ के नीचे बैठी रहती थी मैं। एक दो रिपोर्टर बेचारे जो चैनल वालों ने मेरे साथ छोड़ रखे थे कि यार इसको अकेला मत होने दो, क्योंकि उनको कई बार मेरी हालत देख के ये लगता था कि ये लड़की मर जाएगी शायद, मतलब उनको फील होती थी ये बात। तो एक आधा बेचारा अपने करुण दिल के तहत उनको चैनल वालों ने भेजा भी नहीं होता था तो भी चुपचाप आ जाता था, तो ये पूछ के कि आप किधर हो। तो अब 2-4 दिन तो मेरे यूं ही गुजर गए कि अंदर घुसूं नहीं घुसूं, मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। फिर किसी टाइम ऐसा आया कि चलो अब हिम्मत हुई भी और हम भी दफ्तर तक हम पहुंच गए। फिर उनको चीज़ें पता थी, तो पता था कि मीडिया में ये चीज़ गर्म है, तो उन्हें कुछ भी गलत जवाब नहीं देना। तो वो लोग ने मुझे बोल दिया कि क्या कहते हैं कि भाई आप चिंता ना करें, और वो चिट्ठी में जो लिख के ले जाती थी एप्लीकेशन एज यूजुअल हर दफ्तर में जाते होनी चाहिए आपके पास, तो मैं वो अपना पोलाइट लिख करके और मैं वो सारा ले जाती। अब वो चिट्ठी मैंने एक दिन दे दी, अगले दिन थोड़ी सी भाषा और इमोशनल कर देती, अपना और दुख दर्द लिख देती, उसको ये कर देती कि मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी, आप दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर इंसान हैं, मैं आपसे बहुत बहुत आपकी इज़्ज़त करती हूँ, आप एक देशभक्त परिवार के बच्चे हैं। तो इस किस्म की इमोशनल बातें और मैं लिख ली जाती। 1 दिन चिट्ठी दी, 2 दिन चिट्ठी दी, 3 दिन चिट्ठी दी, तो चौथे दिन उसने मुझे बोला कि मैडम आप रोज़ रोज़ आ जाते हो। तो मैं बोली तो क्या करूं, आपका बच्चा अगर फंसा हुआ होता तो आप क्या करते, रोज़ ही रोज़ जाते ना, कम से कम यहाँ आके मैं मतलब अंधेरे में जो एक प्रकाश किरण नहीं होती है, आप सोचो बिल्कुल घुप अंधेरा पाताल वाला, पाताल लोक में खड़े हो आप, और आप ये तलाश रहे हो कि कहीं से एक छोटी सी कोई प्रकाश किरण अंधेरे को जो पाट करके लीन करके आपके पास आ जाए। वो मेरे को वो राहुल गांधी लग रहे थे कि भाई अब ये मेरी मदद कर देंगे। और उम्मीद तो बंदी हुई थी, हालांकि कहीं अंदर पता था कि शायद कुछ होगा, पर मेरी अंदर की वाइफ ऑफ रविंदर सिंह मानने को तैयार नहीं थी। संपा तो मान रही थी कि अब इतने 11 महीने जेल लिया था चीज़ों को, तो वो तो मान गई थी, लेकिन जो मान नहीं रही थी ना, वो वाइफ ऑफ रविंदर सिंह नहीं मान रही थी। अब मैं अंदर गई, वो 2-4 बार ये सब चला, तो एक दिन मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, तो एक गार्ड ने मेरे को आके बोला कि मैडम आप जो है ना क्या कहते हैं, मतलब आप यहाँ ना बैठो, और गर्मी इतनी, वो एक ही पेड़ दिखता था मेरे को। अब मैं फट पड़ी अंदर से, और मैंने उसको चिल्ला के बोला मैं टेररिस्ट हूँ क्या, टेररिस्ट हूँ मैं। और फिर मैं अपने घुटनों में सर रख के बुरी तरह रोने लगी कि वो बेचारा गार्ड भी डर के पीछे हो गया, मतलब वो दूर जा खड़ा हुआ। अब मेरे को लगा कि अच्छा है, परेशान नहीं करेगा, और मैं तो रोऊंगी, इधर ही बैठ के रोऊंगी। फिर वहीं बैठ के दूसरी चिट्ठी लिख लेती, फिर दफ्तर में घुस जाती। तो शायद कोई मेरा ये सब देख रहा था, और मुझे एक उम्मीद थी कि किसी वक्त वो गाड़ी में निकलेगा यहाँ घर के आगे से, और मैं इमेजिन करती थी कि मैं गाड़ी के आगे लेट जाऊंगी ऐसे करके, मेरी हेल्प करो। उन्हें पता ही नहीं है शायद कि कोई उनसे मदद मांग रहा है, क्योंकि कई बार ये गार्ड लोग भी ऐसे होते हैं कि मतलब ये तो अनुभव हो गया था। हाँ, अंडरस्टूड होता है कि वो शायद अंदर खबर भी नहीं भेजेंगे। ये वो प्रोटेक्टर होते हैं सत्ता के, जो मैं यूं कहती हूँ कि जो मिनिस्टर नहीं होते लेकिन फीलिंग मिनिस्टर वाले वही ले रहे होते हैं भारत में। आप अगर चपरासी भी हैं, लेकिन चपरासी आपको किसी आईएएस अफसर का होना जरूरी है, तो आप आईएएस ही होते हैं, वो आईएएस का चपरासी भारत में। फिर वो सामने ये भी नहीं देखता कि एक डॉक्टरेट पास किया हुआ व्यक्ति आपके सामने खड़ा, उसे कोई मतलब नहीं होता। तो ये बैड कल्चर बहुत बुरा है। अब मुझे लगा कि एक व्यक्ति जो विदेश में शिक्षित है, कुछ समय मैंने भी अपना विदेश में गुजारा है, और आई रिमेंबर कि एक बार मैं सिंगापुर में थी, और क्योंकि पति के साथ ट्रैवल करती थी, तो मैं भी वहाँ पे कुछ काम करती थी हिंदी सोसाइटी के लिए। मुझे इनवाइट किया था, प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, तो बता रहे थे वहाँ पे कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। तो वो कहीं
मेरे को लगा कि एक आदमी आया सिंपल सा, उसने भाषण दिया कुछ अपनी इंग्लिश भाषा में कुछ ऐसे, और वो कुछ चीज़ें सिंगापुर के लिए बोल के और उस सोसाइटी के लिए बोल के करके चला गया। रास्ते में मैंने देखा कि एक आदमी उस हॉल में से गुजरा, जो बड़ा सा हॉल था, और स्टेज पे से जब वो उतर रहा था उसका रुमाल गिर गया था। तो उस आदमी ने, जैसे कोई नहीं उठा, जितने लोग वहाँ बैठे थे, उसका रुमाल कुछ उठाने के लिए उस आदमी ने खुद ही अपना रुमाल उठाया, जेब में रखा, चला। अच्छा, फंक्शन खत्म हो गया तो मैं पूछने लगी कि वो प्रधानमंत्री आ रहे थे वो सिंगापुर के, वो तो मैंने देखे ही नहीं। तो मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को ऐसे हाथ मारा, बोला बुद्धू वो जो इधर डाइस पे बोल रहे थे प्रधानमंत्री तो था। मैं बोली हैं, ऐसे प्रधानमंत्री भी आते हैं क्या? अब मेरे को लगा कितना प्यारा कल्चर है कि भाई आप एक वो क्रॉस कर रहे हो, जेब्रा क्रॉसिंग, सारी गाड़ियां टन करके रुक जाती हैं और फिर आप मजे से ऐसे राजा की तरह गुजरते, एक आम आदमी की इतनी इज्जत। अब मेरे को खैर यूं नहीं लगता था, अब मेरे को लगता था हमारे देश में लोग प्यार बहुत करते हैं भाई, ऐसे आपस में, ऐसे मुझे फील होती थी। असली औकात तो अपने कल्चर की, अपनी संस्कृति का नंगापन तो तब देखा, संकट आया तब देखा कि इधर तो क्या है, इज्जत के नाम पे मतलब क्या ये फफोले परोस रहे लोग, फफोले कर रहे हैं एक दूसरे को, और फिर उन फफोलों को फोड़ रहे हैं और वो रिस रहे हैं और हंस रहे हैं क्रूएलिटी से। ये दैट इज कॉल्ड, और ये हमें क्या सिखाया जाता है, पश्चिम का कल्चर बड़ा खराब है। मुझे लगा कौन सा पश्चिम का कल्चर खराब है, कल्चर तो हमारा खराब है, जहाँ हम बिना मतलब के झूठ बोल देते हैं, बिना मतलब के किसी को पीड़ा पहुंचा देते हैं, बिना मतलब के किसी ताकतवर इंसान को ये लगता है कि वो किसी व्यक्ति को गधा बना करके उसकी पीठ पे चढ़ करके वो आसमान छूने को तैयार फिर रहा है। अरे कौन सा कल्चर पाल रहे हैं आप? फिर मेरे को लगा कि चल भाई राहुल गांधी जी आ जाओ। मेरे को लगा ये तो विदेश में पड़ा हुआ है, मैंने इमेजिन कर लिया कि भाई एक विदेश में रहा हो। मैंने सिंगापुर जाने के बाद अपने अंदर इतना परिवर्तन महसूस किया कि मेरे सामने कोई भी अगर मेरे से कम स्तर का व्यक्ति या कोई भी आता था तो मैं उसको इतना इज्जत बख्शती थी कि मेरे को लगता था कि मतलब मैंने ये वहाँ से सीखा, सत्य ही मैंने ये इज्जत करने वाला, कि वहाँ लोग बेबात के मुस्कुरा देते हैं कि और गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए इतनी सशक्त है कि वो बहुत अच्छा मतलब अपने नागरिकों के, मेरे को लग नहीं रहा था कि हमारे, क्योंकि एमएलए एमपी मैंने कभी देखे ही नहीं थे, तो और मैंने तो वोट भी नहीं बनवा रखा था, दो आई वाज 26, बट मैंने ज़रूरत नहीं समझी थी इस बात की कि भाई मैं कोई वोट करूं। तो मैं ये समझते हुए कि वो तो विदेश में पढ़े लिखे हैं और वो तो इतने अच्छे होंगे, उन्होंने वहाँ का कल्चर भी देखा होगा, तो वो मेरी कद्र करेंगे। वैसे तो सारे ही मिनिस्टर विदेश घूम के आते हैं, पर क्योंकि वो एक जैसे कहते हैं ना कि खानदान का असर किसी पे दिखता है। आपको भरोसा था? मुझे ऐसे लगता था कि वो पढ़े लिखे, ना केवल पढ़े लिखे, लेकिन मिले नहीं थे आप। मुझे ये कहा गया बाद में, जब मैं बहुत ज़िद करी और मैं रोई कि आप मेरे को मिलवा दीजिए, तो किसी ने मुझे बताया कि उनका एक पैर फ्रैक्चर है, तो वो आजकल किसी से नहीं मिल रहे, वो किसी से भी नहीं मिल रहे, तो आप से नहीं मिल पाएंगे, हमें पता है। तो फिर मैंने कहा, जब उन्होंने कहा कि पैर में फ्रैक्चर है, अब वो हरियाणा तो हरियाणा, मतलब अब मैंने भी बोल दिया कि मुंह से बात करनी है, टंग से बात करनी है, आप क्यों बहका रहे हो? मुझे बिल्कुल पैर में फ्रैक्चर है तो मुंह से बात करनी है, टांग से थोड़ी मेरे से बात करनी है, लेट के बात कर लेंगे एटलीस्ट। मेरे को तो ये लग रहा था कि किसी मंत्री को, मुझे ये मतलब मुझे नहीं पता वो मंत्री थे, मतलब एमपी होंगे शायद, हाँ बस वो उतना। मुझे ये भी लगा कि भाई नेशनल राजनीति में, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में, मतलब जैसे हमारे घरों में ये कल्चर होता है ना कि बेटे को धीरे से लोग लायक नहीं समझते होते कि ये कुछ कर भी लेगा, उसको ज्ञान ही बांटते रहते। तो मुझे ऐसे लगा कि मे बी विद हिज मदर, कि भाई जब तक मम्मी बैठी हो तो बच्चे यही सोचते हैं कि मम्मी देख लेगी, मम्मी देख लेगी। अब मम्मी तक तो मुझे नहीं लगा था कि मेरा कोई रास्ता बन ही पाएगा। एक दो बार मैंने ट्राई किया कि वो सोनिया गांधी जी कहाँ मिलेंगी, सोनिया गांधी जी कहाँ मिलेंगी। टीवी के ज़रिए मैंने अर्नव गोस्वामी जी के चैनल के ज़रिए ये भी बोला, टू श्रीमती सोनिया गांधी, मतलब द मोस्ट पावरफुल लेडी ऑफ द कंट्री, आई रिक्वेस्ट कि गेट मी सम हेल्प। तो ऐसे करके जो भी मैं बोल सकती थी मैंने बोला, बिंदास बोला। तो वो अंदर वो फिर मेरे को लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं ऐसे ना मिलने देने के लिए। देखिए मैं नहीं जानती कि उनका पैर फ्रैक्चर था नहीं था, पर उन्होंने जो मुझे कहा वो मैंने मान लिया। फिर उसके बाद
मैं वहीं बैठ के रोने लगी और मैं 15 मिनट रोती रही। ये सुनने के बाद कि पैर फ्रैक्चर है, तो वो इस समय किसी से मिल नहीं रहे। तो अब वो बंदा फिर मेरा इतना रोना देख के वो एक बार अंदर गया, कुछ इंपॉर्टेंट सा आदमी लगा मुझे, अच्छे कोट पैंट पहने हुए था और बड़ा ऐसे पिस्तौल विस्तौल भी था कुछ, तो मुझे लगा जैसे कोई बहुत मतलब सही उनका आसपास रहने वाला व्यक्ति। वो अंदर गया और फिर वो वापस आया। उसने मेरे को कहा, सुनिए 1 महीने का टाइम दे दीजिए, 1 महीने में आपके पति वापस आ जाएंगे। अब मैं सच बता रही हूँ, मेरे लिए वो यही था कि झूठ है, मतलब ऐसे ही तेरे को जैसे सब कह रहे हैं वैसे ही टाल रहे हैं। हाँ चल निकल लेगी, अब यहाँ से पीछा छूटेगा। तो अब वो मुझे बोले कि क्या कहते हैं, आपके पति 1 महीने के अंदर आ जाएंगे और उनको इस बात का, सुनिए, उनको इस बात का क्रेडिट भी नहीं चाहिए। ये 2 लाइन मैं क्यों नहीं बोली, क्योंकि उस दिन मेरे हाथ में जो डायरी थी, उस डायरी में मैंने अपने पति के लिए एक कविता लिखी थी, बड़ी प्यारी सी, जो मैं खाली टाइम में उसके लिए अपने इमोशंस बाहर निकालती रहती थी। तो और मुझे एक वहम भी था कि जब तक मैं ये कविताएं उसके लिए लिखती रहूँगी उसे कुछ नहीं होगा। तो फिर वो मैं बोली क्रेडिट भी नहीं चाहिए। अच्छा, वो मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही था, पहले सीन जैसा, जैसे मधु ने बोल दिया था कि भाई हाईजैक हो गया ये, और मेरे को लग रहा था क्या ही बोल रही है। तो उस वक्त भी मेरे अंदर वही अनमनापन, वही मतलब ऐसे कि कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब है ये झूठ ही, चल बोल रहे हैं कोई नहीं। तो फिर मैंने चलते चलते बोला, पता नहीं जहाँ जाओ झूठ, जहाँ जाओ झूठ। ये मैं निकलते हुए बोल रही थी। उन महोदय ने मुझे पीछे से बोला कि सुनिए, इस दफ्तर में किसी को झूठ नहीं बोला जाता। मैं ये 3 चीज़ें कभी नहीं बोल सकती। लेकिन उस वक़्त देखिए, जब आप खुद को मृत घोषित कर दें, मैं मृत थी उस वक़्त, चीज़ों को सोच पाना एक मृत दिमाग के साथ मुश्किल था। फिर मैंने कब चीज़ों को रिलेट किया, अब कितने साल गुजर गए, बीच में मेरी पाकिस्तान यात्रा भी हुई, मैं कुछ और पाकिस्तानी लोगों के कांटेक्ट में भी आई। तो मुझे लगा कि भाई पहली बात कि 1 महीने में आपके पति आ जाएंगे, दूसरी बात उन्हें इसका क्रेडिट नहीं चाहिए, और तीसरी बात कि इस दफ्तर में झूठ नहीं बोला जाता। बाहर मेरे साथ एक रिपोर्टर था जिसमें वो लड़का ही था दाढ़ी वाला, एंड आई थिंक इट वाज जसकीरत। 2 ही रिपोर्टर के मुझे अच्छे से नाम याद रहे थे, जो मतलब उस टाइम पे उतने शायद कद्दावर नहीं थे, लेकिन मेरे साथ साथ रहते थे, प्रियाली सूर और जसकीरत बाबा। तो उसने मेरे से, मैं चलते चलते मेरा फ़ोन गिर पड़ा, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस फ़ोन को उठा लूँ, और मैं बस उस फ़ोन को देख ही रही थी कि जसकीरत ने वो फ़ोन उठाया और मेरे हाथ में दिया, और उसने मेरे को बोला कि क्या हुआ। तो मैं बोली कुछ नहीं, वो ना ऐसे बोल रहे हैं कि आ जाएंगे 1 महीने में। फिर मैं तो बोल रही थी झूठे कहीं के, और वो बोल रहे हैं कि इस दफ्तर में ना हम झूठ नहीं बोलते। तो जसकीरत उस टाइम पर रिकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहा था, वो भी आराम से जैसे कैजुअली होते हैं। तो उसने मेरे को बोला कि देखो, एक बात तो मैं कहूँगा, हम एज ए रिपोर्टर ये बात फील करते हैं कि भाई इस दफ्तर में झूठ नहीं बोला। देखिए, उस वक्त मेरे को लग रहा था गवर्नमेंट मेरी मदद नहीं कर रही थी, पर वन थिंग वाज क्वाइट क्लियर कि मैंने जंतर मंतर पे पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोल दिया, मुझे पाकिस्तान की नागरिकता दे दो। एक दिन गुस्से में जब 2-4 दिन जाते हुए हो गए थे, एक रिपोर्टर मेरे घर आए, कोई सुरेंद्र से, रोहतक से, मेरा वो इंटरव्यू करने, जब मैं कासंडी अपने पिताजी के घर चली गई थी, कि भाई आपको राहुल गांधी से क्या उम्मीद है और आप राहुल गांधी जी को क्या कहने चाहेंगी। अब क्योंकि मैं 2-4 बार कोशिश कर चुकी थी मिलने की, मिल नहीं पाई, तो अब हमारा क्या, हमने तो बोल दिया गोली मारूंगी इसको, मैं गोली मारूंगी। हाँ, और वो उसने चला दिया कहीं यूट्यूब पे या पता नहीं कहाँ उसने डाला, कि अगले दिन से मेरे घर कुछ IB के लोग आने जाने लग गए। जो लेकिन अच्छी बात ये थी कि दे वर ऑनेस्ट पीपल। जब उन्हें लगा कि भाई इसका वही कुछ अच्छी यादें हैं मेरे साथ, कि भाई उन्होंने मेरे को दूसरा गवर्नमेंट लेवल पे जेल में ठूस दो, इसका मुंह बंद कर दो, और ये सब उन्होंने मेरे साथ सच्ची नहीं करा कुछ भी। मुझे खुल के इजाज़त मिली कि मैं खूब रो रही थी, चीख रही थी, जो मेरे दिल में आ रहा था मैं कर रही थी।